फ्रेंड्स, आज की कहानी है नौकरानी की जिंदगी भाग 22। पिछले भाग में आपने पढ़ा, एक दिन सनी ने मुझे बोला, मेरे मम्मी पापा आए हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। वो जो गांव के बाहर पुराना किला है ना, वहाँ उन्होंने तुम्हें बुलाया है। तब मैंने सनी से कहा, अगर उन्हें मुझसे मिलना था तो मेरे घर आते, मेरे माँ पापा से भी मिल लेते। वहाँ पुराने किले में मुझे बुलाने की क्या ज़रूरत थी। तब सनी बोला, वे अभी सब जगह शोर नहीं करना चाहते, पहले तुमसे मिल ले, इसके बाद वे तुम्हारे माँ पापा से भी मिल लेंगे। अब आगे। और मैं सनी की बात का भरोसा करके उसके साथ पुराने किले पर चली गई, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। तब मैंने सनी से पूछा कि कहाँ है तुम्हारे मम्मी पापा। तब कहीं से वो चर्च का नीच पादरी वहां पहुंचा और मुझसे बोला, मैंने ही तुम्हें बुलवाया था। सनी को तुमसे प्यार का झूठा नाटक करने को मैंने ही कहा था, इसके मैंने पैसे दिए हैं उसे। मुझे ठुकराया था ना तुमने, तो अब भुगत। मैंने जब ये सुना तो मेरा खून खोल उठा और मैं पादरी पर चिल्लाई कि मैं तुम्हारा खून पी लूंगी। और तभी मेरे सर पर किसी ने पत्थर से वार किया। शायद वो सनी ही रहा होगा। मैं उस वक्त बेहोश हो गई और जब मेरी आंख खुली तो मेरे हाथ पैर बंधे थे और मेरे मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी। फिर उस रात पादरी ने अपने मन की कर ली। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। वो लगातार 2-3 दिनों तक मेरे साथ हैवानियत के साथ पेश आता रहा। उसने मुझे नोच डाला। जब मैं घर ना पहुंची तो मेरे पापा ने मुझे ढूंढना शुरू किया और वे मुझे ढूंढते हुए पादरी के घर भी पहुंच गए। वहां पर तब सनी भी मौजूद था। मैं दूसरे कमरे में बंधी हुई थी। जब मैंने अपने माँ पापा की आवाज़ सुनी तो कैसे भी करके मुंह की पट्टी सरका ली और चीख पड़ी कि माँ पापा मुझे बचाओ। मेरी आवाज़ सुनकर मेरे माँ पापा का माथा ठनक गया और वो मेरी आवाज़ की दिशा की ओर भागे। वे भागकर उस कमरे में पहुंचे जहां मैं बंधी हुई पड़ी थी। उन्होंने मुझे खोलना चाहा। तब तक सनी मेरे माँ बाप के सर पर एक डंडे से पीछे से वार कर चुका था। वे दोनों वहीं अचेत होकर गिर पड़े। फिर सनी ने दोबारा मेरे मुंह पर पट्टी बांध दी और फिर पादरी ने मेरी ही आंखों के सामने बड़ी निर्दयता से उनके सर पर पत्थर से वार पर वार किए, जिसे कुछ ही देर में उनके प्राण चले गए। मेरे मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी और मैं चीख भी नहीं पाई, बस तमाशा देखती रही। रात हुई तो उन दोनों को मेरे माँ पापा की लाश को ठिकाने लगाने के लिए बाहर निकलना पड़ा। इस बीच मेरे हाथों एक ब्लेड लग गई जो कि सनी ने ही धोखे से छोड़ दी थी। मैं अपने हाथ पैर खोलकर दोनों का इंतजार करने लगी और जैसे ही दरवाजा खोलकर भीतर घुसे, मैंने पहले उनकी आंखों पर लाल मिर्च का पाउडर डाला और फिर डंडे से उन दोनों के सर पर जोर जोर से वार करने लगी और तब तक वार करती रही जब तक वे दोनों बेहोश ना हो गए। फिर उन दोनों के ऊपर ढेर सारे कपड़े डाले और खूब सारी शराब छिड़क कर आग लगा दी। इसके बाद मैंने घर के लकड़ी के हर एक सामान में आग लगा दी, जिससे कि वे दोनों बच ना पाए और ये एक हादसा लगे। और फिर रातों रात मैं वहां से भाग निकली। रात भर गांव की पक्की सड़क के किनारे बस का इंतजार करती रही, लेकिन कोई भी बस वहां से ना गुजरी। फिर एक ट्रक वाले सरदार जी वहां से निकले और मैंने उनसे ये कहा कि यहाँ मेरी जान को खतरा है, कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं, अगर आप मुझे शहर पहुंचा देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। और फिर उन्होंने मुझ पर दया खाकर मुझे अपने ट्रक से शहर पहुंचा दिया। मैं शहर पहुंचकर दर दर भटकने लगी। 2 दिनों की भूखी प्यासी थी, इसलिए बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ी। जब मुझे होश आया तो मैं एक बिस्तर पर थी। मेरे होश में आने पर एक अधेड़ उम्र की महिला ने मुझसे पूछा, अब कैसी तबीयत है तेरी? मैंने कहा, ठीक हूँ, अब तू यहाँ आराम कर, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। वो महिला बोली। तब मैंने उससे पूछा, कौन है आप और मुझे यहाँ क्यों लाई हैं? वो बोली, मैं कमला हूँ, दया आ गई थी तेरे पर, इसलिए अपने घर उठा लाई तुझे। मैंने कहा, लेकिन मेरे पास ना तो रहने का ठिकाना है और ना ही पैसे, तो मैं आपको इस एहसान के बदले कुछ नहीं दे पाऊंगी। मैंने तुझसे पैसे मांगे क्या? जब तक तेरा जी करे तब तक तू यहाँ रह। मैं भी जब इस शहर में आई थी तो तेरी ही तरह अभागी थी। मुझे भी सहारा देने वाला कोई नहीं था, लेकिन मैं खुद का सहारा बन गई। कमला बोली,
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने कहा, नाम क्या है तेरा? कमला ने पूछा। जी, जेरी नाम है मेरा। मैंने कहा, तू ईसाई है? कमला ने पूछा। जी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं जात धर्म नहीं मानती, तू यहाँ रह, कुछ दिनों बाद मैं तुझे भी कोई काम दिलवा दूंगी। कमला बोली, लेकिन आप काम क्या करती हैं? मैंने कमला से पूछा। बस कॉलेज की कैंटीन में खाना परोसने और बर्तन धोने का काम करती हूँ, कमला बोली। और फिर उस दिन के बाद मैं कमला के साथ रहने लगी। मैंने उन्हें अपनी सारी बात भी बता दी। ऐसे ही मुझे उनके साथ रहते हुए 2-2.5 महीने बीत चुके थे। एक दिन जब कमला घर पर नहीं थी तो मुझे बहुत उल्टियां हुई। जब कमला काम से लौटी थी तो मैं बेहाल सी बिस्तर पर लेटी हुई थी। उन्होंने मेरी ऐसी हालत देखी तो फौरन अपने पड़ोस के किसी लड़के से कहकर डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर आई और उसने मेरी जांच की तो वो बोली, ये तो माँ बनने वाली है। अब ये सब सुनकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस वक्त लगभग मैं 17 साल की थी और ये बच्चा उस नीच पादरी का था जिसे मैं रखना नहीं चाहती थी। डॉक्टर से पूछने पर वो बोली कि इसका गर्भपात भी नहीं हो सकता, क्योंकि दिन ज्यादा चढ़ गए हैं, लड़की की उम्र भी कम है, इसलिए जान को खतरा बढ़ सकता है। अब बच्चा रखना मेरी मजबूरी बन गया था। कमला भी चिंता में पड़ गई कि वो लोगों को क्या जवाब देगी, इसलिए उन्होंने फैसला किया, अब हम उस कमरे में नहीं रहेंगे, दूसरी जगह कमरा लेंगे। और फिर हम दोनों को उस कॉलेज के पास कमरा मिल भी गया जहां कमला काम करती थी। वहां अब हमसे पूछने वाला कोई नहीं था। अब कमला मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगी। उसमें मुझे मेरी माँ नजर आती थी। एक दिन कमला कॉलेज गई तो अपना बटुआ घर पर ही भूल गई। मेरी उस पर नजर पड़ी तो मैंने सोचा, मैं ही बटुआ कमला को कॉलेज जाकर दे आती हूँ। बेफालतू में कमला वापस कमरे पर लौटेगी, कॉलेज पास ही तो है। यही सोचकर मैं कॉलेज चली गई उनका बटुआ देने के लिए। मैं कॉलेज पहुंची तो दरवाजे पर मौजूद वॉचमैन से मैंने कमला के बारे में पूछा कि वो कहाँ मिलेगी। तब वॉचमैन हंसते हुए बोला, और कहाँ होगी, लगी होगी अपने काम में। यहाँ से पीछे की तरफ जाकर कमरा नंबर 25 है, वो वही मिलेगी। वॉचमैन के बताए अनुसार मैं कमरा नंबर 25 के पास चली गई। वहां मुझे एकदम सन्नाटा नजर आया। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो वहां कुछ लड़के बैठे चित्रकारी कर रहे थे और वे औरत के नग्न शरीर को अपने अपने कैनवास में उतार रहे थे। फिर मैंने और ठीक से देखा तो सबके सामने कमला नग्न अवस्था में बैठी थी और सभी लड़के उसी का चित्र बना रहे थे। ये देखकर मुझे बहुत शर्म महसूस हुई और मैं कमला को बिना बटुआ दिए उल्टे पांव कमरे पर लौट आई। उस दिन मेरा मन दिन भर विचलित रहा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि कमला ऐसा काम कर सकती है। जब कमला कमरे पर लौटी तो मैंने उनसे कहा, मैं आज आपके कॉलेज गई थी आपको बटुआ देने, जो आप घर पर ही भूल गई थी, तो दिया क्यों नहीं? कमला ने पूछा। मैं कमरा नंबर 25 में गई थी, लेकिन वहां का नजारा देखकर मैं उल्टे पांव लौट आई। मैंने कहा, तो तुझे सब पता चल गया? कमला बोली, हाँ। मैंने कहा, तो अब तू मेरे बारे में क्या सोच रही है? कमला ने पूछा। वही कि आप इतना गंदा काम कैसे कर सकती हैं, अपने शरीर की नुमाइश वो भी इतने लड़कों के सामने। मैंने कहा। तब कमला बोली, मैं उनके सामने बिना कपड़ों के बैठी रहती हूँ, लेकिन उनमें से कोई भी मेरी और गंदी नजरों से नहीं देखता। बाहर वालों की तरह कोई भी मेरे शरीर को भेड़ियों की तरह नोचना नहीं चाहता। वे मुझे देवी स्वरूप देखते हैं, क्योंकि मैं उनके लिए उनकी कला का भाग हूँ। सब मेरी इज्जत करते हैं और इस काम के लिए मुझे पैसे भी देते हैं। ये अलग बात है कि उन्हें और मुझे ये काम दुनिया वालों की नजरों से बचाकर करना पड़ता है। मुझे कोई भी शर्मिंदगी नहीं ये काम करने में, क्योंकि जब मैं बेसहारा थी और मुझे रोटी चाहिए थी तो यही दुनिया वाले मेरे जिस्म को नोच लेना चाहते थे। सब चाहते थे कि मैं उनके बिस्तर पर पहुंच जाऊं, लेकिन कोई भी मुझे इज्जत भरी निगाहों से नहीं देखता था। तब मुझ गरीब को उन लोगों ने काम दिया। उन्हें तो मैं अपना बदन दिखाती हूँ, लेकिन उन पर हवस सवार नहीं होती। वे मुझे ज्ञान के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना कि अपनी हवस के लिए। उस दिन मुझे कमला की बात सही लगी थी। वो सच ही तो कह रही थी। वो इज्जत की रोटी ही कमा रही थी।
फिर उस दिन के बाद मुझे कभी भी कमला का काम गंदा नहीं लगा। ऐसे ही दिन बीतने लगे, फिर महीने बीते और फिर वो दिन भी आ पहुंचा जब मुझे प्रसव पीड़ा हुई। मुझे कमला अस्पताल में ले गई। तब मेरी हालत बहुत गंभीर हो चली थी और डॉक्टर ने कहा कि मेरा ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। कमला बहुत परेशान हो उठी क्योंकि उसके पास ऑपरेशन के लायक रुपए नहीं थे। फिर उसने उन लड़कों में से एक को टेलीफोन किया और सारी बात बताई। फिर सब लड़कों तक ये बात पहुंची और सबने पैसे इकट्ठे करके मेरे ऑपरेशन के पैसे दिए और मैंने एक बच्ची को जन्म दिया और उसका नाम हम सब ने मिलकर ईवा रखा। अब मैं और कमला मिलकर ईवा का ख्याल रखने लगे। हम दोनों के आने से अब कमला का परिवार पूरा हो गया था। अब धीरे धीरे कमला की उम्र हो रही थी, लेकिन वो निरंतर अब भी अपने काम पर जा रही थी क्योंकि उसके पैसों से ही घर का खर्च चल रहा था। मैंने भी छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए थे। फिर मैंने फूलों की दुकान भी खोल ली थी। मेरी दुकान भी ठीक ठाक चल रही थी। इसी तरह 5 साल बीत गए। ईवा भी अब 5 साल की हो चुकी थी और तभी कमला की तबीयत कुछ ज़्यादा खराब रहने लगी। उनके सारे टेस्ट करवाए तो उसमें उन्हें ब्लड कैंसर निकला और डॉक्टर ने कह दिया कि कैंसर लास्ट स्टेज पर चल रहा है, अब ये ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। अब कमला को अपनी बीमारी से ज़्यादा हम दोनों की चिंता सताने लगी। वो सोचने लगी मेरे बाद इन दोनों का क्या होगा। अभी तो जेरी को दुनियादारी की समझ भी नहीं है और ईवा भी अभी बहुत छोटी है। तब कमला ने मुझसे पूछा, क्या तू वो काम करेगी जो काम मैं किया करती थी? मैंने कहा नहीं, ये सब मुझसे ना हो पाएगा। इतने सारे लोगों के बीच में नग्न अवस्था में बैठना मुझे गलानी से भर देगा। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।